नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाहरी व्यक्तियों द्वारा सेल लगाए जाने के विरोध में व्यापार संघ कर्णप्रयाग ने रविवार को कराया बाजार बंद। पुलिस के रवैये से परेशान होकर धरने पर बैठे ट्रांसपोर्ट व्यापारी। लापता शिक्षक का नहीं चला पता, गाँव के लोगों ने कोतवाली में किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के शिक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा करते हुए प्रदेश को एक्सीलरेटिंग स्टेट एजुकेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव रिजल्ट्स योजना में शामिल किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा तहसील के ग्राम महालिया में केंद्रीय विद्यालय भवन के निर्माण में तेजी लाने के लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित करने के साथ ही नरेंद्र नगर और कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध भी किया। बागेश्वर के तल्ला बिलोना में बारिश कहर बनकर बरसी है। पगना मोटर मार्ग में PMGSY विभाग की लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा है। निर्माणाधीन पगना सड़क कटिंग के बाद मार्ग के किनारे मलबा फेंकने से तल्ला बिलोना गांव के 4 घरों को काफी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश से सड़क की मिट्टी बहकर गांव के 3 घरों में घुस गई। वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने ग्रामीणों के घरों का जायजा लिया और साथ में पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। शासन प्रशासन इतना लापरवाह हो चुका है और यहाँ के जनप्रतिनिधि इतनी बड़ी आपदा आई हुई है और ये PMGSY की इतनी लापरवाही है। जब ये रोड खुदान हुआ था उन्होंने अपना मलबा जो है इस मकान के पीछे डाल दिया। आज भारी बारिश होने के कारण ये मलबा सब बह के जो है इनके मकान की ओर को जा रहा है और यहाँ तक कि इनकी रोड तक में भी दरारें आ गई हैं और मकान पर दरारें आ चुकी हैं। नीचे इनके जानवर रहते हैं, गरीब परिवार से हैं और 4 मुआसे इस पर रहते हैं। पत्थर का मकान है इनके पास। B.Ed प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि वर्तमान सरकार में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में चल रही अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड सरकार B.Ed ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक और सरकार NIOS से किए गए 18 महीने के DL.Ed को राजकीय प्राथमिक विद्यालय के लिए योग्य मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ NIOS के द्वारा NCTE के मानकों और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार B.Ed अभ्यर्थियों से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाने के बावजूद भी उन्हें राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के पदों के लिए योग्य नहीं मान रही है। यदि उत्तराखंड सरकार B.Ed ब्रिज कोर्स को DL.Ed के समक्ष नहीं मानती है तो समस्त B.Ed ब्रिज कोर्स अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होंगे। मैं पहाड़ टीवी के सौजन्य से मैं शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो वर्तमान में उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा के जो 2600 पद आई हुई हैं उसमें उत्तराखंड के जितने भी प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, चाहे वो डाइट के हों, चाहे वो NIOS DL.Ed के हों, चाहे वो B.Ed वाले हों, सारे जितने भी प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनको इस भर्ती में मौका दिया गया। मैं इस समाचार माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से NIOS DL.Ed करवाया गया उसी प्रकार हम लोगों को भी ब्रिज कोर्स करवाया गया, जो कि प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र हैं। ये हमारे जो मार्कशीट हैं उसके पीछे से भी NCT ने अप्रूव किया है, किंतु आज वर्तमान में उत्तराखंड शिक्षा विद्यालय परिषद हमें प्राथमिक शिक्षा में अपात्र घोषित करती है। कर्णप्रयाग नगर पालिका के अंतर्गत अपर बाजार में रामलीला मैदान से मस्जिद मोहल्ले के पीछे हो रहे भूस्खलन से 30 से ज्यादा परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। शनिवार रात को हुई बारिश के चलते हुए भूस्खलन से लोगों को डर के साए में रात गुजारनी पड़ रही है। रविवार सुबह भूस्खलन का निरीक्षण करने आए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोनीवी रुद्रप्रयाग के अधिकारियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा।
ये है कि आज हमारा पूरा पंचायत जो है प्राकृतिक आपदा कल रात जो है ऊपर बाजार में एक मकान जो है भूस्खलन से जो है अचानक जाने की कगार पे है। तो हम लोगों ने पिछले 2-3 महीने से, वैसे तो पिछले सालों से हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पर ट्रीटमेंट किया जाए जिससे ऊपर बाजार की बस्ती में बचाया जाए। लेकिन पिछले 3 महीने से जब से भूस्खलन दोबारा शुरू हुआ है, हम लोग सारे अधिकारियों से, नेताओं से, मुख्यमंत्री तक हमारी चिट्ठियाँ जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही, कोई देखने, कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। तो आज हम लोगों के द्वारा यहाँ पर चक्का जाम किया गया और तब जाकर के यहाँ पर NH के अधिकारी आए हैं और इनसे हमारी ये मांग है कि बस्ती के नीचे जो खतरा उत्पन्न हुआ है, इनकी ब्रेस्ट वाल लगने के बाद जाने का तो उसको पूर्ण तरीके से सुरक्षित है। रामलीला मंच से लेके और मस्जिद मौला तक जो है 2003 से जो है ये क्षतिग्रस्त हो रहा है। लेकिन आज तक न जाने कितने विधायक, कितने मंत्री यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन आज तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। कल रात बहुत बारिश होने का खरणी भवन, डिमरी भवन, मस्जिद मौला और उससे आगे गरला भवन सबको खतरा पैदा हो गया है। इसलिए हमने एक निर्णय लिया, अगर इस पर इमीडिएटली कुछ काम नहीं किया जाएगा तो हम कल से NH को जाम कर देंगे, क्रमिक अनशन तहसील में कर देंगे, आमरण अनशन तहसील में कर, और सारे बच्चों के साथ DM साहब के यहाँ बैठ जाएंगे जब तक इसमें कोई उचित ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। ये तो जो इन्होंने मुझे आवेदन अपना दिया हुआ है, क्योंकि ये करीब जो है 300 मीटर लंबा और 100 मीटर ऊंचा स्लाइड है और इस स्लाइड का ट्रीटमेंट जो है टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के आधार पर ही हो सकता है और NH के ROW से ये बिल्कुल बाहर है। तो ये जो है, जहाँ तक बात है कि ब्रेस्ट वॉल के अंदर थोड़ा बहुत इसको जो है, जैसे अभी कहा गया है कि एक सूट जो खुल रहा है उस सूट पर इमीडिएट ट्रीटमेंट करा देंगे, लगभग एक ब्रेस्ट वॉल छोटी सी लगवा करके, अगर उसको खोलने के बाद अगर वहाँ पर प्रॉपर स्थान मिला तो तभी लग सकता है, अदरवाइज पहाड़ को छेड़ना बहुत खतरनाक है इस स्थिति में। सर कब से शुरू होगा ये काम? जिस प्रकार बारिश आ रही है तो खतरा हो सकता है। खत्म होगी उसके बाद ही छेड़ना ठीक रहेगा। ऐसी जगहों को ज़्यादा उचित होता है कि ऐसी जगहों को इस समय न छेड़ा जाए बरसात में। उधम सिंह नगर जनपद की SOG की टीम को सूचना मिली थी कि दिनेशपुर थाना के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में अवैध असलाहे हैं। जिस सूचना पर जांच और कार्रवाई करने SOG की टीम जब गांव के एक घर में पहुंची तो परिवार के लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर SOG की टीम पर हमला कर दिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। यही नहीं, ग्रामीणों ने SOG की टीम को बंधक भी बना लिया। वहीं महिला कांस्टेबल के साथ भी ग्रामीणों के द्वारा काफी अभद्रता की गई, साथ ही मारपीट भी की गई। वहीं पूरे मामले में SSP दलीप सिंह कुंवर ने कहा कि जिन लोगों के द्वारा SOG की टीम के साथ मारपीट, बंधक बनाना और अन्य घटनाएं की गई हैं, इन सभी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। एक्चुअली कुछ दिन पहले रुद्रपुर में एक लूट की घटना हो गई थी। एक कलेक्शन एजेंट के पास लगभग 11 लाख की लूट हो गई थी। तो हमारी SOG टीम और हमारी लोकल पुलिस जनपद की जो टीम उस लूट के अनावरण के लिए गठित की गई थी, उसमें हम लोग जो लास्ट लोकेशन यहाँ ट्रेस आउट हुई थी दिनेशपुर क्षेत्र में, तो यहाँ के सभी जो मैक्सिमम जो हमारे CCTV या कवरेज के अनुसार ये लग रहा था कि ये घटना करने वाले यहाँ के या इसके आसपास के हो सकते हैं, जो हमारी इनपुट थी। तो इसी एक इनपुट आज आई कि साहब कि जो उस घटना में है उसमें संभवतः कुछ जगदीशपुर का कोई निरंजन नाम का व्यक्ति है, उसके पास या तो घटना की जानकारी है या वो घटना में शामिल हो सकता है। तो इसी इनपुट को कंफर्म करने के लिए हमारी जो ज़िले की SOG टीम आज जगदीशपुर गई और उन लोगों से पूछताछ करने का प्रयास किया। तो वो लोग जो मेन जो निरंजन था वो भाग गया। उसकी वाइफ ने वहाँ पूरे गांव को इकट्ठा करके हमारे SOG टीम के साथ बदतमीजी, उनके साथ मिसबिहेव, मारपीट की घटना की गई। मौके पर हम लोग गए, उनको SOG टीम को पब्लिक के उससे छुड़ाया गया। रुद्रपुर में एक लूट की घटना हुई है विगत दिनों में, तो उस लूट की घटना से संबंधित एक इनपुट था जिसके लिए SOG की टीम जगदीशपुर गांव में गई थी और वहां पर निरंजन मंडल नाम के व्यक्ति के घर लूट से संबंधित जानकारी और असला की जानकारी थी, तो उसको तस्दीक करने के लिए गई थी। जब वहाँ SOG टीम पहुँची तो वहाँ के लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने SOG टीम के साथ बदतमीज़ी करी है। बंधक नहीं, बदतमीज़ी करी गई है और इसमें एक महिला कांस्टेबल भी थी, उनके साथ भी बदतमीजी हुई है। इसका संज्ञान लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें सारी कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई। कितने आरोपी अभी FIR दर्ज की जा रही है। अच्छा, अभी किसी को कस्टडी में नहीं लिया? अभी FIR दर्ज की जा रही है, फिर उसके बाद कार्रवाई की।
कालाढूंगी तहसील के बैल पड़ाव में कल देवभूमि व्यापार मंडल द्वारा व्यापारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं का जल्द ही समाधान करने की बात भी कही गई। देवभूमि व्यापार मंडल द्वारा मुख्य बाजार में दुकानदारों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी बांटे गए। देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल बधानी, उपाध्यक्ष तरसेम सिंह, अतुल रस्तोगी, संतोष गोस्वामी के साथ व्यापार मंडल से जुड़े अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बड़े हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज बैलपड़ाव में व्यापार मंडल द्वारा सभी व्यापारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और सबके सदस्यता प्रमाण पत्र दिया गया और सबने इसमें सहयोग किया, सभी ने एकजुट होकर के समर्थन दिया। बीते दिनों सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 नए महाविद्यालयों की घोषणा की थी, जिसमें देवाल महाविद्यालय को भी इसी सत्र से शुरू करवाने की घोषणा की गई थी। शासन द्वारा तलवाड़ी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर योगेंद्र सिंह को नोडल अधिकारी नामित करते हुए देवाल में भवन निर्माण होने तक अस्थायी रूप से महाविद्यालय शुरू करवाने की संभावनाएं तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी को लेकर देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने नोडल अधिकारी को सुझाव देते हुए तलोर गांव के खाली पड़े जूनियर हाई स्कूल में नए महाविद्यालय की शुरुआत करवाने का आग्रह किया, जिससे इसी सत्र से देवाल के दूरस्थ इलाकों के छात्र छात्राओं को प्रवेश मिल सके और शिक्षा के लिए पलायन न करना पड़े। वहीं देवाल के ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने बताया कि 2017 में देवाल में प्राइवेट परीक्षाओं का केंद्र बनने पर लगभग 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने देवाल परीक्षा केंद्र से अपनी परीक्षा दी, जिसके बाद से देवाल में महाविद्यालय बनाने की कवायद शुरू हो गई और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 7 नए महाविद्यालयों की घोषणा में देवाल का नाम भी शामिल हो गया है, जिस पर देवाल के स्थानीय लोगों ने उत्साह जताया है। मसूरी में लायन क्लब का रीजनल जोन की प्रथम सम्मेलन पहाड़ों की रानी मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय गान से किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लियो लायन डॉक्टर गौरव गर्ग, लायन रजनीश गोयल और लायन पंकज बिजलवाण और रीजनल चेयरपर्सन रविंद्र गोयल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। डोईवाला तहसील के जीवनवाला गांव में पिछले 15 दिनों से लापता रिटायर्ड शिक्षक सुभाष शर्मा का पता नहीं चलने पर गांव के लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ डोईवाला कोतवाली में पहुंचकर प्रदर्शन किया और कोतवाली में सुभाष शर्मा का पता लगाकर उन्हें खोज कर लाने की मांग की। आपको बता दें कि जीवनवाला गांव के रिटायर्ड शिक्षक पिछले 15 दिन से अपने घर से लापता हैं और मामले की शिकायत परिजनों ने डोईवाला कोतवाली में की थी, लेकिन पुलिस अब तक लापता शिक्षक का पता नहीं लगा पाई है, जिससे नाराज गांव के लोगों ने रिटायर्ड शिक्षक के परिजनों के साथ डोईवाला कोतवाली में प्रदर्शन कर लापता शिक्षक को खोजने की मांग की। साथ ही पुलिस पर ढिलाई का आरोप भी लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत ने ग्रामीणों से 3 दिन का समय मांगा, जिस पर ग्रामीणों ने 3 दिन फिर से कोतवाली आने की बात कहकर अपना प्रदर्शन स्थगित कर कोतवाली से वापस चले गए। कि वो क्या कहाँ गए, कई बोलते हैं गाड़ी वो कर रहे हैं, गाड़ी सारनपुर मिल गई है। आज तक जब इनसे पूछा गया कि गाड़ी का नंबर बताओ तो आज तक गाड़ी का नंबर नहीं बता सके। सारनपुर पहुँच गए किसी गाड़ी का रंग देख के, ऐसे गुमराह कर रहे हैं। कितने साल के थे ये? 62 साल के थे। 1.5 साल पहले रिटायरमेंट हुए थे। क्या नाम है इनका? सुभाष चंद्र शर्मा। घर का इनका कहाँ से लापता वाला में घर है, वहीं से लापता हुए थे। हाँ, उसके थोड़ी आधा किलोमीटर जाके विजय के घर में सीसीटीवी कैमरे में उसके घर से लापता है। उन्हें फोन में बुलाया गया, फोन की लास्ट लोकेशन उसी क्षेत्र में मिल रही है। विजय का ही लास्ट कॉल जा रही है, विजय ही लास्ट कॉल कर रहा है उन्हें, विजय के ही घर गए हैं। उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है विजय का भी और उनका भी। सुभाष चंद्र शर्मा जी जो है वो 28 तारीख को यहाँ से घर से बिना चले गए थे, जिसके बारे में थाने पर जो है गुमशुदगी दर्ज की गई थी। आज हमने उसको जो है 365 में उसको अल्टर कर दिया है और क्योंकि अभी तक बरामदगी नहीं हुई है तो थोड़ा घर वालों में थोड़ा सा नाराज़गी थी, तो वो अपनी बयान करने के लिए थाने पर आए थे, जिनको हमने सूचना दिया कि हम 3 दिन में कम से कम 3 दिन हमें और दे दीजिए और हमारे पास कुछ एविडेंस ऐसी आई है कि हम 3 दिन में उनकी घटना को खोल देंगे इसको। ये इसमें बहुत सारे एंगल हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जिन एंगल पर हम अभी लेके चल रहे हैं उन पर सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इसमें कुछ नए नए एंगल सामने आते हैं और जैसी कोई बात सामने आती है तो फिर हम उसके द्वारा जांच करते हैं। और क्योंकि जो है जांच का दायरा हमारा सीसीटीवी फुटेज वगैरह में CDR में है, थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। तो व्यक्तियों का शक ये है कि विजय जोशी नाम का व्यक्ति जिसका ये अच्छा वो है दोस्त है और जिसके साथ आखिर तक देखा गया है, गाँव वालों का शक उस पर है, उसको भी हम लोगों ने इंटरोगेट करके देख लिया है, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई ऐसी एविडेंस के खिलाफ नहीं कि जिसमें उसके खिलाफ कोई मामला बनता है।
पुलिस की जबरन वसूली की कार्रवाई से लगातार उत्पीड़न झेल रहे ट्रांसपोर्टर वाहन चालकों के साथ धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि ट्रक यूनियन द्वारा 12 सितंबर से हड़ताल का ऐलान किया गया था। वहीं कल सुबह 10 बजे से हड़ताल शुरू होते ही कुमाऊं भर में मालवाहक वाहनों के पहिए थम गए। पुलिस के रवैये से परेशान होकर धरने पर बैठने को मजबूर हुए ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि पुलिस द्वारा की जा रही अवैध वसूली से जीना दुश्वार हो गया है। आक्रोशित ट्रांसपोर्टरों ने पुलिस की इस कार्य प्रणाली की निंदा करते हुए सरकार से कठोर कार्रवाई कर जल्द इस गंभीर समस्या के निराकरण की मांग की है। कुमाऊं भर के ट्रांसपोर्टरों द्वारा जहां 12 सितंबर से हड़ताल का आगाज किया गया है और आज 12 सितंबर को हड़ताल यहां पर शुरू हो चुकी है। अब इस वक्त हम गरुड़ में हैं, इस वक्त हम गरुड़ क्षेत्र में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सभी ट्रांसपोर्टर यहां पर धरने पर बैठे हैं। और आखिर इस धरने की ज़रूरत, इस हड़ताल की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि पहाड़ टीवी ने परसों भी दिखाया था कि एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी ट्रांसपोर्टरों द्वारा, जिसमें कि आगे रणनीति बनानी थी और ज्ञापन के साथ ही मुख्यमंत्री से भी संज्ञान लेने की बात कही गई थी। बावजूद इसके किसी भी प्रकार से कोई संज्ञान न लेने के बाद आज 12 सितंबर को यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे सभी ट्रांसपोर्टर इस वक्त मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं गरुड़ बागेश्वर से। और इस वक्त सीधी बात करेंगे ट्रांसपोर्टरों से, आखिर इस हड़ताल की, इस धरने की ज़रूरत उन्हें आखिर क्यों पड़ी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ ट्रांसपोर्टर और इनसे बात करेंगे। सर, स्थिति से अवगत कराएं सभी दर्शकों को। हमें आज 12 तारीख को सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन ये कुमाऊं से हड़ताल करने का हमने अनुरोध किया था और सभी जगह पुलिस प्रशासन के बरखिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि पुलिस का अत्याचार इतना बढ़ चुका है। हमारे खाली गाड़ियों में भी चालान कर रहे हैं, अंडर लोड में चालान कर रहे हैं, ड्राइवरों को परेशान कर रहे हैं। रात को ये लोग हमारी गाड़ियों को नहीं चलने दे रहे हैं, दिन में ट्रैफिक जाम हो जाती है और फिर भी हमारे ड्राइवरों को बहुत तंग कर रहे हैं और हर जगह चालान कर रहे हैं, जिससे हम परेशान हो गए। जो कि इनके सारी अधिनियम नियम में नहीं है, तब भी ये हमारी चालान कर रहे हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। तो आप बताइए हमने क्या करना चाहिए? हमारा एक ही रास्ता है, आंदोलन। हमें हड़ताल प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, हम ये करने को अभी बाध्य हैं। अभी भी सरकार इनके बातों, हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मांगे हैं, उसको सुना जाए, उस पर विचार विमर्श किया जाए और तुरंत 3 दिन के अंदर हमें फैसला दिया जाए, नहीं तो हड़ताल बहुत भयंकर होगी और फिर जनता परेशान होगी। इसका जवाबदारी सरकार की होगी। सरकार फिर जनता को कैसे संभालेगी ये सरकार जाने। हमारे ड्राइवर कोरोना काल में भी गाड़ी चला रहे हैं, मुसीबत में चला रहे हैं, तब भी हमारे पहाड़ में कोई इन्होंने राशन की कमी नहीं होने दी। अपने जान हथेली पर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। साहब, हर जगह गाड़ी रोकी जा रही है। हमारे ड्राइवर रात को नींद के झोंके में भाग रहे हैं। कोई गाड़ी, कोई एक्सीडेंट कुछ हो जाएगा, उनका बच्चों का कौन जवाबदार रहेगा? क्योंकि दिन में चलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया हमारे लिए। गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, परेशान कर दिया हमारे ड्राइवरों को। मोटर मालिक परेशान है, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे ये सूखी पड़े हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है, हमारे विचारों को सुने, हमारे विचारों में ध्यान दें। कल हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित विकासखंड के सभागार में ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तराखंड की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अनुज चौहान, प्रांतीय महामंत्री के.एस. सामंत और प्रांतीय संरक्षक जयेंद्र भारद्वाज के साथ समस्त उत्तराखंड के सदस्य और पदाधिकारियों ने शिरकत की। प्रांतीय प्रवक्ता विनोद प्रसाद मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तराखंड की बैठक में एसोसिएशन के चुनाव को लेकर चर्चा कर विचार विमर्श किया गया है। प्रांतीय अध्यक्ष अनुज चौहान ने कहा कि एसोसिएशन एक परिवार की तरह है और इस परिवार को संगठित रखने के लिए आपसी समन्वय बहुत ही जरूरी है। साथ ही किसी प्रकार का कोई आपसी मतभेद न हो, इसलिए कल सब एक छत के नीचे बैठकर अपने विचार साझा कर रहे हैं। वहीं प्रांतीय महामंत्री के.एस. सामंत ने कहा कि संगठन की एकता ही संगठन को मजबूत बनाती है और संगठन का हर कार्यकर्ता एक स्तंभ की तरह होता है जो किसी भी संस्था को मजबूती प्रदान करता है। मसूरी में भक्तों ने भावुक होकर बप्पा को विदाई दी। गणपति बप्पा मोरिया जैसे जयकारों के साथ ही गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया गया। बप्पा की विदाई के समय हर कोई भावुक दिखा। गणपति की भव्य यात्रा में अबीर गुलाल लगाकर सभी श्रद्धालु झूमते हुए दिखे। गणेश उत्सव समिति लंढोर बाजार मसूरी की ओर से 2 दिन से मसूरी सनातन धर्म में विराजे बप्पा की रविवार को विदाई की गई। इस मौके पर दूध, दही, शहद से बप्पा को स्नान कराया गया। इसके बाद ही लड्डुओं का भोग लगाया गया, जिसके बाद मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा मसूरी
सर्वे चौक से होते हुए पिक्चर पैलेस चौक पर संपन्न हुई। वहां से गणेश जी की मूर्ति को यमुना पुल ले जाया गया, जहां विधिवत तरीके से यमुना नदी में मूर्ति का विसर्जन किया गया। देखो, गणेश जी की स्थापना सनातन धर्म मंदिर में करी थी और हमारा ये तीसरा वर्ष है। हम 3 वर्ष से लगातार इस पर्व को बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं और हमने आज विसर्जन के लिए हम यमुना पुल के तरफ हम जा रहे हैं और बहुत धूमधाम से हम गणपति जी को घंटाघर तक रैली में लेकर के जाएंगे और बड़े बड़े जयकारों के साथ गणपति जी को हम विसर्जन करते थे। कोरोना काल का प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन करा जा रहा है। गवर्नमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन है वो पूरी फॉलोअप हो चुकी है और हम गणपति महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द विश्व से ये कोरोना का संकट जल्दी से जल्दी दूर हो, ताकि जितने भी लोग ये आर्थिक जूझ रहे हैं इस वजह से, वो सब वापस आकर के अपने अपने तरीके से काम कर सकें। नगर पालिका कर्णप्रयाग के अंतर्गत बाहरी व्यक्तियों द्वारा सेल लगाए जाने के विरोध में व्यापार संघ कर्णप्रयाग ने रविवार को बाजार बंद कराया। व्यापारियों द्वारा बैठक कर निर्णय लिया गया कि एक कोर कमेटी गठित कर उप जिलाधिकारी से उक्त दी गई परमिशन को निरस्त करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि परमिशन निरस्त नहीं होती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं पालिका को भी लेकर स्थानीय व्यापारियों ने रोष व्यक्त किया। व्यापारियों ने कहा कि एक और कोविड के चलते पिछले 2 साल से व्यापार ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में पालिका द्वारा बाहरी व्यक्तियों को सेल लगाने की परमिशन दी जा रही है। ऐसे में तो स्थानीय व्यापारी सड़क पर आ जाएंगे। वहीं तहसीलदार द्वारा उक्त सेलों का निरीक्षण कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन न होने पर सेल को बंद करने को संचालक को निर्देश दिए गए हैं। भारी लोगों के द्वारा यहाँ पे अवैध व्यापार किया जा रहा है। व्यापार संघ इसका पूर्ण रूप से विरोध करता है। कोविड-19 का जो इनके द्वारा खुला उल्लंघन किया जा रहा है, व्यापार संघ इसको पूरा विरोध करता है। अगर शीघ्र प्रशासन के द्वारा उनकी अनुमति को निरस्त नहीं किया गया तो व्यापारी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यहाँ पे जो व्यापारियों का जन आक्रोश है, मतलब बाहर से जो व्यापारी लोग आ रहे हैं उनके प्रति है, क्योंकि बात सही है। यहाँ पे कोविड काल में सारे व्यापारी बिल्कुल परेशान हो चुके हैं अपने व्यापार से। दुकानें बंद रही और बाहर से अभी जो दुकान ये कोविड काल के बाद जो तुरंत खुला है तो बाहर से व्यापारी यहाँ आ चुके हैं और व्यापार यहाँ कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसमें सरासर चाहे हमारे पालिका की परमिशन हो चाहे एडीएम साहब की परमिशन हो, बिल्कुल गलत परमिशन है। मैं इसमें आगे कदम उठाऊंगी और व्यापारियों का साथ दूंगी। इसको निरस्त होना चाहिए और यहाँ बाहर से व्यापारी नहीं आने चाहिए। यहीं के व्यापारी व्यापार करें, बाहर के व्यापारी। मौसम वैज्ञानिक की सटीक भविष्यवाणी के चलते सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास बिजली की तेज ध्वनि के साथ दोपहर में आज मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते एक राज्य मार्ग और 4 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए थे। बता दें कि कल सुबह से मौसम ठीक ठाक था, लेकिन अचानक मूसलाधार बारिश के चलते लोगों में हड़बड़ी मच गई। पर्यटक नौका विहार का लुत्फ ले रहे थे। नाव चालक ने फटाफट नाव को किनारे लगाना शुरू किया। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। एक राज्य मार्ग कोसी बैराज तल्ली सेठी और 4 ग्रामीण मार्ग पाड़े गांव तलिया मार्ग, फतेहपुर पीपल अनिया मार्ग, पांडे गांव रानी कोटा मार्ग, बोहरा गांव देवी धुरा मार्ग आदि बंद चल रहे हैं, जिसको खुलवाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। गौरी हिमालयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्यालय तोली दुधारखाल ने ग्राम्य विकास संस्थान का स्थापना दिवस मनाया। साथ ही स्थापना दिवस पर ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। लंबे समय से ग्राम्य विकास संस्थान पहाड़ों में स्वच्छता आजीविका से जुड़े कई कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में करवाता आ रहा है। गौरी हिमालयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण पांथरी ने बताया, उनका इंस्टीट्यूट तोली में विभिन्न विषयों पर डिप्लोमा कोर्स करवाता है। पहाड़ों में पलायन के कारण गरीब वर्ग ज्यादा रह रहा है, इसीलिए गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 45% तक की फीस में छूट दी जा रही है और दिव्यांग बच्चों के लिए सभी कोर्स फ्री में कराए जा रहे हैं। देखो, ऐसा है कि सबसे बड़ी जो है इच्छा शक्ति होती है और ये स्वामी राम जी द्वारा हिमालय इंस्टीट्यूट के द्वारा जो यहाँ पे इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आज यहाँ पे देख करके मुझे लगा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकारें जो है वो काम नहीं कर पा रही हैं जो कोई एक प्राइवेट संस्था कर पा रही है। आप देखिए कि इस ज़िले के अंदर कई पॉलिटेक्निक ऐसे हैं जो बंद हो गई हैं या कहीं शुरू ही नहीं हो पाई। आप बड़खेत पॉलिटेक्निक देखिए कि बड़खेत पॉलिटेक्निक में आज 10 साल हो गए हैं। 10 साल से बड़खेत पॉलिटेक्निक में पूरा ढंग से वो बिल्डिंग तैयार नहीं हो पाई है। तो बहुत दुखद की बात है। इसीलिए उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो हमारे अपने इंस्टीट्यूट होंगे, हमारे सरकार जो है बेरोजगारों को रोजगार देगी। ग्राम्य विकास संस्थान का आज स्थापना वर्ष यहाँ पे
गौरी हिमालयन विद्यालय साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद्यालय में मनाया गया। और इसमें हमने जितनी भी हमारी आशा कार्यकर्ता हैं और आसपास के गांव के जो भी बच्चे हैं उनको हमने विशेष प्रोत्साहन के रूप में हमने उनको स्कॉलरशिप कुछ हमने प्रोत्साहन राशि दी है। सर कॉलेज के बारे में कुछ बताएंगे, कितने पाठ्यक्रम चल रहे हैं? कॉलेज में हमारे जो है ये हमने डिप्लोमा कोर्सेज यहाँ पे शुरू किए हैं और इस साल हमने BCA का कोर्स भी स्टार्ट किया है। तो डिप्लोमा कोर्सेज में हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।